मुगल साम्राज्य? ये नाम सुनते ही जहन में शान शौकत, बेहिसाब दौलत और जबरदस्त ताकत की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? आज हम इस सुनहरे दौर के पीछे की एक अलग और शायद थोड़ी परेशान करने वाली हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे, एक खास ऐतिहासिक विश्लेषण के जरिए। जब भी हम मुगल साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद ताजमहल की भव्यता, आलीशान दरबार और बेशकीमती खजानों की कहानियां। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पर आज हम जिस नजरिए को देखने वाले हैं वो इसी आम धारणा पर एक सवाल खड़ा करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस सारी चमक दमक के पीछे की असलियत क्या थी। इस बेशुमार दौलत का बोझ आखिर किसके कंधों पर था? तो चलिए इस विश्लेषण की पहली कड़ी से शुरू करते हैं, और वो है भारत की दौलत का देश से बाहर जाना। ये हमें बताता है कि कैसे एक सोची समझी व्यवस्था के तहत खजाना लगातार भारत से बाहर भेजा जा रहा था। और देखिए, ये कोई बाद में शुरू हुई बात नहीं थी। इसकी शुरुआत तो साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ ही हो गई थी। वो खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि कैसे उसने हिंदुस्तान के खजानों को विदेशों में अपने रिश्तेदारों और चाहने वालों में दिल खोलकर बांटा। तो सवाल है, ये पैसा जा कहाँ रहा था? उज़्बेकिस्तान से लेकर चीन तक परिवार वालों को तोहफे, समरकंद से लेकर मक्का मदीना तक दान, यहाँ तक कि काबुल के हर एक नागरिक को चांदी के सिक्के दिए गए। मतलब ये दौलत भारत से निकलकर दूर दूर तक पहुंच रही थी। अच्छा, दौलत के बाहर जाने का एक और जरिया था शाही खर्चे पर होने वाली हज यात्राएं। और ये सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी छिपा था। जरा इस रकम को देखिए, 6 लाख रुपए। ये बात है साल 1576 की, जब बादशाह अकबर ने सिर्फ एक हज कारवां के लिए इतना दान दिया। और उस जमाने के हिसाब से ये रकम बहुत बहुत ज्यादा थी। इस रकम का अंदाजा लगाने के लिए चलिए एक तुलना करते हैं। एक तरफ 6 लाख रुपए का शाही दान और दूसरी तरफ एक आम कामगार जैसे कि एक नाई की महीने भर की कमाई सिर्फ 50 पैसे। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये उस दौर की सरकार की प्राथमिकताओं को साफ साफ दिखाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला यहीं थम गया हो, नहीं, ये तो चलता रहा। बाद के मुगल बादशाह, खासकर औरंगजेब के समय में विदेशों में पैसा भेजने का ये काम और भी बड़े पैमाने पर होता रहा। तो अब सवाल ये है कि भाई ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा था? और इसका जवाब सीधा और साफ है, इसका पूरा बोझ पड़ रहा था भारत के किसानों पर। ये आंकड़ा एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। मुगलों से पहले के जो शासक थे वो पैदावार का लगभग 16% हिस्सा टैक्स में लेते थे, लेकिन मुगल दौर में ये टैक्स सीधा बढ़कर 30 से 50% तक पहुंच गया। सोचिए, किसानों पर इसका कितना भारी बोझ पड़ा होगा। उस समय भारत आए एक फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने जो अपनी आंखों से देखा उसे लिखा भी। वो लिखते हैं कि किसान इस जुल्म से इतने तंग आ चुके थे कि वो हताश होकर अपना गांव, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। और इस बेहिसाब आर्थिक दबाव का सबसे खौफनाक नतीजा क्या हुआ? एक भयानक अकाल शाहजहां के दौर में। और इस पर दरबार ने क्या किया? खैर, उनकी प्रतिक्रिया उनकी सोच का एक आईना है। ये आंकड़े देखकर प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ मुमताज महल को एक तोहफे के तौर पर खजाने से 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा अकाल जिसमें करीब 74 लाख लोगों की जान चली गई, उसमें राहत के नाम पर सिर्फ 1 लाख रुपए बांटे गए। अब जरा मुगल शासन के पूरे ढांचे को समझते हैं। ये विश्लेषण बताता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सिर्फ दौलत खींचने का काम करती थी, लेकिन देश की तरक्की में या उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं था। ये तस्वीर देखिए, ये बताती है कि दौलत कहाँ जमा हो रही थी। पूरे साम्राज्य की जो कुल आमदनी थी उसका 62%, यानी आधे से कहीं ज्यादा, सिर्फ 665 राजकुमारों और अमीरों के पास जाता था। सोचिए, मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी दौलत। मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। वो साफ कहते हैं कि आर्थिक नजरिए से देखें तो मुगल शासन व्यवस्था एक तरह से परजीवी थी। मतलब वो सिर्फ देश के संसाधनों का इस्तेमाल करती थी, उसमें कुछ जोड़ती नहीं थी। तो ये जो परभक्षी या कहें कि सिर्फ उपभोग करने वाली व्यवस्था थी, ये आखिर कितनी बड़ी थी?
एक अंदाजे के मुताबिक इसमें करीब 2 करोड़ 10 लाख लोग थे। इसमें पूरा दरबार, सेना, उनके हरम, नौकर, चाकर ये सब शामिल थे। ये वो लोग थे जो उत्पादन कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खर्च करते थे। तो इन सारी बातों के बाद सवाल उठता है कि हम मुगल काल को आखिर समझें कैसे? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और एक नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। एक और बहुत जरूरी बात है बुनियादी ढांचे की, मतलब देश के विकास के लिए जो काम होने चाहिए थे। देखिए, करीब 350 सालों के राज में भारत में एक भी बड़ी नहर नहीं बनाई गई, और दिलचस्प बात यह है कि जब मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पर था, तब भी भारत से 5 लाख रुपए इराक भेजे गए वहां हिंदिया नहर बनाने के लिए। एक मुगल कमांडर ख्वाजा कलां का लिखा यह दोहा शायद उस दौर के शासकों की सोच को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को यहाँ का मानते ही नहीं थे और उनका भारत की तरक्की से कोई खास लेना देना नहीं था। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे अहम सिद्धांत सामने आता है, परजीवी राज्य का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसी सरकार या ऐसा राज जो देश से सिर्फ दौलत निचोड़ता है, लेकिन उस देश के लोगों की भलाई या उसकी तरक्की के लिए वापस कुछ भी नहीं लगाता। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम किसी साम्राज्य के इतिहास को देखते हैं, तो क्या हम सिर्फ उनकी शानदार इमारतों और कला को देखकर ही रुक जाते हैं, या फिर हमें उस आर्थिक बुनियाद को भी टटोलना चाहिए जिस पर वो सारी चमक दमक टिकी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मुगलों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर बड़े साम्राज्य के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकता है।